Hello everyone. Today I am going to teach you chapter 5 of your textbook The Fundamental Unit of Life. इसके पहले मैंने आपको दो पार्ट इसके बताए हैं ना। आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में मैं बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको बताया था सेल्स कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, ये किस टाइप से वो बनी हुई होती है, ठीक है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी हमने बात करी थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा और हमारे उस पार्ट में रह चुका था, जो मैं आज आपको बता देती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल तो आप समझते ही हैं, है ना। और उसमें किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और हम इसे कैसे देख सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ओके। और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसके सेल मेम्ब्रेन्स ये खाने को भी, फूड को भी अंदर ले सकती है। जैसे कि अमीबा की बात करें हम, है ना। अमीबा क्या करता है, अपना शेप चेंज कर सकता है और यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए उसके पास कोई फूड मटेरियल आता है ना, तो वो क्या करता है, उस फूड मटेरियल को अपनी सेल्स के अंदर ले लेता है और वापस अपने पुराने शेप में आ जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। तो अगर आपसे कोई पूछे, है ना, ये हमारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बन गया है कि अमीबा जो होता है फूड कैसे लेता है, तो अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच अ प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, हुई ना। तो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से वो फूड को अपने अंदर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। तो प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ओके, हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर होता है, आउटरिंग कवर, उसके ऊपर भी एक और कवर होता है ना। उस कवर को क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। उसके आउटसाइड एक कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है ना, बाहर की ओर, तो उसे सेल वॉल बोलते हैं हम। अब प्लांट सेल में जो एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि प्लांट सेल में जो सेल होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज से बनी हुई होती है ना, उसमें सेल्यूलोज अंदर होता है, ठीक है ना। एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें ना, अगर आपसे पूछा जाए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस, तो एक डिफरेंस यहाँ पर आपको पता पड़ चुका है, ठीक है, कि वो सेल्यूलोज कंपोज करती है प्लांट सेल, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल्यूलोज नहीं होता है। तो सेल्यूलोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि उस प्लांट सेल को क्या स्ट्रेंथ, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स। तो जो भी लिविंग प्लांट सेल्स होती है, तो लिविंग प्लांट सेल्स में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है ना। जब वाटर लॉसेज होता है या वाटर का गेन होता है, हमने ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या पहले वाले वीडियो में पढ़ी हुई थी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो सेल्स क्या हो जाती है, श्रिंक, सिकुड़ जाती है। ओके ना, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकेज एक ही बात है, सिकुड़ जाना। तब वहाँ पर क्या हो जाता है कि मान लीजिए सेल वॉल के अंदर कोई सेल है, ओके, और वहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई और वहाँ पर वो जो सेल हो गई वो क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो सिकुड़ने की वजह से क्या हो गई, वो सेल वॉल से वो जो सेल है थोड़ा सा दूर हो गई, अवे हो गई, ठीक है ना। तो इस फिनोमेनन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। तो आपको क्लियर हो गया है ना। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे आपके इसमें एक्टिविटी दी हुई है 5.6 में, आप इसे रीड करें और उसे समझ लें। तो देखिए, अब इस एक्टिविटी से हमने क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जितनी भी लिविंग सेल्स होती है वो ही ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कर सकती है, एब्जॉर्ब वाटर कर सकती है, लेकिन डेड सेल्स जो होती है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस एक्टिविटी में हमको ये समझ में आ गया जब हमने किया तो, ओके। तो जैसे कि ट्री के ऊपर जो बार्क होती है ना, वो गिर जाती है, जो ड्राई लीव्स होती है वो गिर जाती है, तो ये क्या होती है, डेड सेल्स। तो हमारी बॉडी में भी, प्लांट सेल्स में भी डेली बहुत सारी सेल्स होती है, और जो डेड सेल्स होती है नई सेल्स बनती रहती है। तो डेड सेल्स ऐसा कुछ नहीं करती है, ओनली लिविंग सेल्स ही ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस परफॉर्म करती है। अब सेल वॉल का और क्या फंक्शंस होता है, सेल वॉल परमिट टू सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथ स्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अब देखिए, इस पूरी तीनों लाइन में हमको ये समझाया गया है कि जब सेल वॉल जो होता है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल आउट होता है, बाहर होता है, आउटसाइड होता है, तो यहाँ पर जब मान लीजिए कि कोई सेल्स है, ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, फंजाई बैक्टीरिया किसी को भी ले लेते हैं। तो जब ये कैसे मीडियम में रखे हुए हैं, हाइपोटोनिक, हमने देखा था कि इनके जो सराउंडिंग में बहुत सारा वाटर है, ओके। तो क्या होगा कि वो जो वाटर है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब ये अंदर की ओर जाता है, ठीक है ना, तो इन सच मीडिया सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ये जो सेल्स है ऑस्मोसिस की प्रोसेस से उस पानी को अपने अंदर ले लेती है। द सेल स्वेल्स, और उसकी वजह से सेल्स क्या हो जाती है, स्वेल्स हो जाती है, फूल जाती है। ओके, तो बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। तो अब ये सेल वॉल क्या करती है, उस सेल वॉल को प्रेशर करती है, ओके ना, उस पर दबाव बनाती है क्योंकि फूल चुकी है वो। तो ये जो वॉल होती है सेल वॉल, ये क्या करती है, इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सोलन सेल। तो ये भी उसके अपोजिट उतना ही प्रेशर लगाती है। ओके, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथ स्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। और इसी की वजह से, है ना, इसी प्रेशर की वजह से और इसी फंक्शंस की वजह से ये क्या होती है, सेल्स जो होती है ग्रेटर चेंजेस आ जाता है, इनमें बहुत बड़ा चेंजेस आ जाता है। एनिमल सेल हो, है ना, या प्लांट सेल हो, एनिमल सेल्स में तो बहुत बड़ा चेंजेस इनकी वजह से आता है। तो ये सेल वॉल उसको क्या करती है, इक्वल प्रेशर देती है, ठीक है ना, और उसको बस्ट भी नहीं होने देती है, मतलब उसे बस्ट नहीं होने देती, नष्ट नहीं होने देती है। तो ये भी सेल वॉल्स का एक फंक्शन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस, इसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम ऑनियन पील की बात करें, हमने देखा हुआ था माइक्रोस्कोप में, ठीक है, तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे और उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन रखेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन रखते हैं, या फिर और भी कोई कलर वाला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, उनके केमिकल कंपोजिशन सबके अलग अलग होते हैं ना, तो उनके जो उसकी वजह से उनका क्या होता है, कलर भी अलग अलग होता है। तो या फिर हम उसकी जगह और कुछ भी रख सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन है, या फिर सैफरनिन सॉल्यूशन है, या फिर मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। तो वो क्या करते हैं, सब अलग अलग स्टेंस उस सेल्स में जब हम उसको डाला जाता है तो उसमें डिफरेंट स्टेंस या कलर्स उसके आते हैं, तो हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिखता है जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसे हम स्टैंड भी कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे हमने देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर था जिसको हमने सेल वॉल बोला था। तो ठीक वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है सब सेल्स के सबके बीचों बीच पाया जाता है ना, और उसके चारों ओर भी एक कवर होता है, उसके सराउंडिंग कवर होता है जिसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विथ अलाउज द ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स मीन्स छेद होते हैं, जिससे क्या करता है, साइटोप्लाज्मा में अगर कोई मटेरियल को अंदर जाना है साइटोप्लाज्मा सेल के अंदर तो इस पोर्स के थ्रू वो जाता है, और अगर सेल से बाहर आना है तो ये पोर्स के थ्रू वो बाहर आ जाता है। ओके, द न्यूक्लियस कंटेंस क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप्स स्ट्रक्चर। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कैसे दिखते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमको एक रोड के शेप में स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखते हैं अपने अंदर, है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये फिर क्या होती है, पेरेंट्स से किस में जाती है, नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। तो ये उसको कलेक्ट करके रखते हैं, और किस फॉर्म में रखते हैं, DNA के। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये DNA के फॉर्म में उसको कलेक्ट करके रखते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन। तो ये क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं, DNA और प्रोटीन से। DNA मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो ये जो DNA है ये इन्फॉर्मेशन को, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको क्या कर के रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। तो इसमें क्या होता है, इस DNA के अंदर भी क्या होता है, जीन होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्रोमोसोम्स, फिर क्रोमोसोम्स आगे जाके किस में डिवाइड हो गया, DNA, है ना। और ये DNA के अंदर भी क्या होता है, जीन्स पाए जाते हैं। इन अ सेल विच नॉट डिवाइडेड। तो ये जो जीन्स होते हैं ये आगे जाकर फिर डिवाइड नहीं होते, DNA डिवाइड हो गया था ना। दिस DNA इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो जब ये डिवाइड नहीं होता है तो उस पार्ट को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन, है ना। जब तक डिवाइड हो रहा था तो उसको तो हम क्रोमोसोम्स बोल रहे थे, लेकिन जब ये डिवाइड नहीं होता है तो इसे क्रोमेटिन बोला जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल्स विजिबल एज इंटेग्रल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो क्रोमेटिन होता है
ये कैसा दिखाई देता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, जब डिवाइड नहीं होता है तो एक थ्रेड्स के लाइक धागे की तरह दिखाई देता है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, और जैसे ही सेल डिवाइड हो जाती है तो ये क्रोमेटिन क्या हो जाते हैं, वापस क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, तो न्यूक्लियस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको यहाँ पता पड़ गया कि सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में काम करता है। ओके, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स, मतलब एक सेल से होती है ना, तो वो उसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, 2 न्यू सेल्स फॉर्म हो जाती है। इट आल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलोंग विद द इन्वायरमेंट, जिसे क्रूशियल पार्ट भी बोला जाता है, इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट इट्स मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये क्या होता है, इस क्रोमोसोम्स की वजह से, ये 2 न्यूक्लियस की वजह से, है ना, वो जो न्यू सेल्स होती है, 1 सिंगुलर सेल, वो 2 न्यू सेल में डिवाइड हो जाती है, और ये पूरा केमिकल एक्टिविटी की वजह से होता है, केमिकल्स की वजह से ना। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में भी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब कुछ हम और ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे लाइक बैक्टीरिया, है ना, तो इसमें क्या होता है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियर के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ओनली न्यूक्लियस ही होता है ना। तो इस टाइप के जो रीजन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो देखो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन नया अराइज हो जाता है ना, कि ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म का बात बताइए, नाम बताइए जिनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो आप बता सकते हैं बैक्टीरिया। ओके, तो सच बैक्टीरिया की हम बात करें तो उसमें कोई, तो इस टाइप के जो सेल्स होते हैं जो पहले चलते थे, पुराने जीव की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस ऐसे ही होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता था, तो उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स, उन्हें प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। ठीक है ना, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है उन्हें यूकैरियोट्स बोला जाता है। हम यूकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, तो अब आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स भी क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, बाय।